जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियां पर, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, जिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए आज सुनते हैं कलचुरी राजवंश की ऐतिहासिक कहानी। दोस्तों, कलचुरी राजवंश एक शक्तिशाली भारतीय क्षत्रिय राजवंश था जिसने मध्य भारत क्षेत्र पर शासन किया। कलचुरी राजवंश की दो शाखाएं थीं जिन्होंने अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग स्थानों से शासन किया। प्रारंभिक शासकों को महिष्मती का कलचुरी राजवंश कहा जाता था। उन्होंने 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पश्चिम मध्य भारत में शासन किया। बाद के कलचुरी राजवंश के शासक को त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश कहा जाता था, जिसने 7वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच शासन किया। पुरालेख और मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य बताते हैं कि एलोरा और एलिफेंटा गुफा स्मारकों में से सबसे पहले कलचुरी शासन के दौरान बनाए गए थे। 6ठी शताब्दी में कलचुरियों ने गुप्तों, वाकाटकों और विष्णुकुंडिनों द्वारा शासित क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। शिलालेखों के साक्ष्य से केवल 3 कलचुरी राजाओं के बारे में पता चलता है: शंकरगण, कृष्णराज और बुद्धराज। 7वीं शताब्दी में कलचुरियों ने अपनी शक्ति वातापी के चालुक्यों के हाथों खो दी। एक सिद्धांत त्रिपुरी और कल्याणी के बाद के कलचुरी राजवंशों को महिष्मती के कलचुरियों से जोड़ता है। कलचुरी शब्द के विभिन्न रूप कटकचुरी, कलत्सुरी, कलचुटी, कालच्छुरी, कलचुरी तथा कलिचुरी प्राप्त होते हैं। विद्वान इसे संस्कृत भाषा न मानकर तुर्की के कुलचुर शब्द से मिलाते हैं, जिसका अर्थ उच्च उपाधि युक्त होता है। अभिलेखों में ये अपने नरेश अर्जुन का वंशधर बताते हैं। इन्होंने 248 से 49 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले संवत का प्रयोग किया है, जिसे कलचुरी संवत कहा जाता है। पहले वे मालवा के आसपास रहने वाले थे। 6ठी शताब्दी के अंत में बादामी के चालुक्यों के दक्षिण के आक्रमण, गुर्जरों का समीपवर्ती प्रदेशों पर आधिपत्य हो गया। ये मैत्रिकों के दबाव तथा अन्य ऐतिहासिक कारणों से पूर्व जबलपुर के आसपास बस गए। यही लगभग 9वीं शताब्दी में उन्होंने एक छोटे से राज्य की स्थापना की। अभिलेखों में कृष्णराज, उसके पुत्र शंकरगण तथा शंकरगण के पुत्र बुद्धराज का नाम आता है। उसकी मुद्रों पर उसे परम माहेश्वर कहा गया है। शंकरगण शक्तिशाली नरेश था। इसने साम्राज्य का कुछ विस्तार भी किया था। बड़ौदा जिले से प्राप्त एक अभिलेख में निरीहुल्लेख अपने को कृष्णराज के पुत्र शंकरगण का सामत बतलाता है। लगभग 595 ईस्वी के पश्चात शंकरगण के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बुद्धराज हुआ। राज्यारोहण के कुछ ही वर्ष बाद उसने मालवा पर अधिकार कर लिया। महाकूट स्तंभ लेख से पता चलता है कि चालुक्य नरेश मंडलेश ने इसी बुद्धराज को पराजित किया था। इस प्रदेश से कलचुरी शासन का ह्रास चालुक्य विनयादित्य के बाद हुआ। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक कोपल प्रथम था, जो 845 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठा। उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी शक्ति दृढ़ की। उसका विवाह नित्ता नाम की एक चंदेल राजकुमारी से हुआ था और उसने अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के साथ किया था। इस युग की अव्यवस्थित राजनीतिक स्थिति में उसने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई युद्ध किए। उसने प्रतिहार नरेश भोज प्रथम और उसके सामंत कलचुरी शंकरगण, गुहिल हर्षराज और चाहपान भूवक द्वितीय को पराजित किया। कोकल्लर के लिए कहा गया है कि उसने इन शासकों के कोष का हरण किया और उन्हें संभवतः फिर आक्रमण न करने के आश्वासन के रूप में भय से मुक्ति दी। इन्हीं युद्धों के संबंध में उसने राजस्थान में तुरुष्का को पराजित किया, जो संभवतः सिंध के अरब प्रांतपाल के सैनिक थे। उसने वन पर भी इसी प्रकार का आक्रमण किया था। अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में उसने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को पराजित करके उत्तरी कोंकण पर आक्रमण किया था, किंतु अंत में उसने राष्ट्रकूटों के साथ संधि कर ली थी। इन युद्धों से कलचुरी राज्य की सीमाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई। कोकल्लर के 18 पुत्र थे, जिनमें से 17 की उसने पृथक पृथक मंडलों का शासक नियुक्त किया। ज्येष्ठ पुत्र शंकरगण उसके बाद सिंहासन पर बैठा। इन 17 पुत्रों में से एक ने दक्षिण कौशल में कलचुरी राजवंश की एक नई शाखा की स्थापना की, जिसकी राजधानी पहले तुम्मान और बाद में तृतीय नरेश नतनराज द्वारा स्थापित रत्नपुर थी। इस शाखा में 9 शासक हुए, जिन्होंने 12वीं शताब्दी के अंत तक राज्य किया। शंकरगण ने कौशल के सोमवंशी नरेश से पाली छीन लिया। पूर्वी चालुक्य विजयादित्य तृतीय के आक्रमण के विरुद्ध वह राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय की सहायता के लिए गया, किंतु उसके पक्ष की पूर्ण पराजय हुई। उसने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह कृष्ण द्वितीय के पुत्र जगत्तुन के साथ किया था, जिनका पुत्र इंद्र तृतीय था। इंद्र तृतीय का विवाह शंकरगण के छोटे भाई अर्जुन की पौत्री से हुआ था। शंकरगण के बाद पहले उसका ज्येष्ठ पुत्र बालहर्ष और फिर कनिष्ठ पुत्र युवरा प्रथम केयूरवंश सिंहासन पर बैठा। युवराज ने गौड़ और कलिंग पर आक्रमण किया था।
किंतु अपने राज्यकाल के अंत समय में उसे स्वयं आक्रमणों का सामना करना पड़ा और चंदेल नरेश यशोवर्मन के हाथों पराजित होना पड़ा। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय युवराज का दोहित्र था और स्वयं उसकी पत्नी भी कलचुरी वंश की थी। उसने अपने पिता के राज्यकाल में ही एक बार कालज पर आक्रमण किया था। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने मेहर तक के प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, किंतु शीघ्र ही युवराज को राष्ट्रकूटों को भगाने में सफलता मिली। कश्मीर और हिमालय तक उसके आक्रमण की बात अतिशयोक्ति लगती है। युवराज के पुत्र लक्ष्मण राज 10वीं शताब्दी का तृतीय चरण ने पूर्व में बंगाल और कोसल पर आक्रमण किया। पश्चिम में वह लाट के सामंत शासक और गुर्जर नरेश को पराजित करके सोमनाथ तक पहुंचा था। उसकी कश्मीर और पांड्य की विजय का उल्लेख संदिग्ध मालूम होता है। उसने अपनी पुत्री बोंथा देवी का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ से किया था, जिनका पुत्र तैल द्वितीय था। लक्ष्मण राज के दोनों पुत्रों शंकरगन और युवराज द्वितीय में सैनिक उत्साह का अभाव था। युवराज द्वितीय के समय तेज द्वितीय ने भी चेदी देश पर आक्रमण किए। मुंड परमार ने तो कुछ समय के लिए त्रिपुरी पर ही अधिकार कर लिया था। युवराज की कायरता के कारण राज्य के प्रमुख मंत्रियों ने उसके पुत्र कोकल्ल द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया। कोकल्ल के समय में कलचुरी लोगों को अपनी लुप्त प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त हुई। उसने गुर्जर देश के शासक को पराजित किया। उसे कुंतल के नरेश पर भी विजय प्राप्त हुई। उसने गौड़ पर भी आक्रमण किया था। कोकल्ल के पुत्र विक्रमादित्य उपाधिधारी गांगेय देव के समय में चेदी लोगों ने उत्तरी भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित करने की ओर चरण बढ़ाए। भोज परमार और राजेंद्र चोल के साथ जो उसने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया, उसमें वह सफल रहा। उसने कोसल पर आक्रमण किया और उत्कल को जीतता हुआ वह समुद्र तट तक पहुंच गया। संभवतः इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने त्रिकलिंगाधिपति का विरुद्ध धारण किया। भोज परमार और विजयपाल चंदेल के कारण उसकी साम्राज्य प्रसार की नीति अवरुद्ध हो गई। उत्तर पूर्व की ओर उसने बनारस पर अधिकार कर लिया और अंत तक सफल आक्रमण किया, किंतु मगध अथवा तीर भुक्ति हो वह अपने राज्य में नहीं मिला पाया। पंजाब के सूबेदार अहमद नियालतेगी ने बनारस पर आक्रमण कर उसे लूटा। गांगेय देव ने भी कांगड़ा पर, जो मुसलमानों के अधिकार में था, आक्रमण किया था। गांगेय देव का पुत्र लक्ष्मीकर्ण अथवा कर्ण कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसकी गणना प्राचीन भारतीय इतिहास के महान विजेताओं में होती है। उसने प्रयाग पर अपना अधिकार कर लिया और विजय करता हुआ वह कीर देश तक पहुंचा था। उसने पाल राज्य पर 2 बार आक्रमण किया, किंतु अंत में उसने उनसे संधि की और विग्रहपाल तृतीय के साथ अपनी पुत्री यौवनश्री का विवाह किया। राधा के ऊपर भी कुछ समय तक उसका अधिकार रहा। उसने वन को भी जीता, किंतु अंत में उसने वन के शासक जातवर्मन के साथ संधि स्थापित की और उसके साथ अपनी पुत्री वीरश्री का विवाह कर दिया। उसने और कलिंग पर भी विजय प्राप्त की। उसने कांची पर भी आक्रमण किया था और पल्लव, कुंद, मुरल और पांड्य लोगों को पराजित किया था। कुंतल का नरेश जो उसके हाथों पराजित हुआ, स्पष्ट ही सोमेश्वर प्रथम चालुक्य था। 1051 के बाद उसने कीर्ति वर्मन चंदेल को पराजित किया, किंतु बुंदेलखंड पर उसका अधिकार अधिक समय तक नहीं बना रह सका। उसने मालव के उत्तर पश्चिम में स्थिति भूमंडल पर भी आक्रमण किया था। भीम प्रथम चालुक्य के साथ साथ उसने भोज परमार के राज्य की विजय की, किंतु चालुक्यों के हस्तक्षेप के कारण उसे विजित प्रदेश का अधिकार छोड़ना पड़ा। बाद में भीम ने कलह उत्पन्न होने पर दाहल पर आक्रमण कर कर्ण को पराजित किया था। वृद्धावस्था से अशक्त लक्ष्मीकर्ण ने सिंहासन अपने पुत्र यशकर्ण को दे दिया। यशकर्ण ने चंपारण या उत्तरी बिहार और आंध्र देश पर आक्रमण किया था, किंतु उसके शासनकाल के अंतिम समय जयसिंह चालुक्य, लक्ष्मदेव परमार और संरक्षण वर्मन चंदेल के आक्रमणों के कारण चेदी राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। चंद्रदेव गाहरवाल ने प्रयाग और बनारस पर अपना अधिकार कर लिया। मदनवर्मन चंदेल ने उसके पुत्र जयसिंह ने कुमारपाल चालुक्य, बिज्जल कलचुरी और खुसरव मलिक के आक्रमणों का सफल सामना किया। जयसिंह के पुत्र विजय सिंह का दाहल पर अधिकार बना रहा, किंतु त्रैलोक्य वर्मन चंदेल ने ही प्रदेश जीत जिए। इसके बाद इस वंश का इतिहास में कोई चिन्ह नहीं मिला। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।